आज भी हम आरपीएससी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने। तो देखिए जो आरपीएससी के एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसमें से पहला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्जुगेट बेस फॉर दी HCO3 माइनस इच। HCO3 यहाँ पे अपने को ये एसिड के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए कॉन्जुगेट बेस, किसी भी एसिड से अपन कॉन्जुगेट बेस यदि चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो भी एसिड होता है मीन्स फ्रॉम दी एसिड से क्या करेंगे, बाई लॉस ऑफ H प्लस आयन, मीन्स जो भी अपना एसिड है उससे क्या करेंगे, एक H प्लस आयन रिमूव करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त मिलेगा, ये कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। तो देखिए इसमें अपने को ये दिया हुआ है HCO3 माइनस, जब इसमें से H प्लस आप रिमूव करोगे तो क्या बचेगा, CO3 माइनस 2। तो ये जो अपना क्या आ गया, कॉन्जुगेट बेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CO3 माइनस 2। मीन्स एसिड के अंदर एक H प्लस ज्यादा होता है, ठीक है, और बेस के अंदर वही H प्लस क्या होता है, एक कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड एंट्रोपी विल बी। मीन्स यदि लिक्विड है, लिक्विड से क्या बन रहा है अपने पास में, सॉलिड बन रहा है, तो जो एंट्रोपी होती है वो होती क्या है, रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या मेजर करती है, जो भी सिस्टम है उसकी रेंडमनेस को और डिसऑर्डर को मेजर करती है। तो इसके अंदर जब एंट्रोपी देखिए लिक्विड था, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो दूर दूर थे, जबकि सॉलिड के अंदर क्या हो गए, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस हो गई वो कम हो गई, मींस यहाँ पे अरेंज हो गए वो, जबकि यहाँ पे उनका ऑर्डर था वो क्या था, रेंडमनेस था। तो जैसे ही आप अरेंज होंगे तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या मेजर कर रही है, रेंडमनेस को या डिसऑर्डर को। जबकि सॉलिड के अंदर रेंडमनेस या डिसऑर्डर नहीं होता है, बहुत ही मिनिमम होता है, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। तो क्या हो गया आंसर, लिक्विड से जब सॉलिड में जाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना बी। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है वो गैस की होती है, गैस के बाद में लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है, और उसके बाद में किसकी ज्यादा एंट्रोपी होगी, सॉलिड की। ओके, तो ये ऑर्डर होता है लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 34 इज रिलेटेड फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो एटॉमिक नंबर 34 वाला जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड के अंदर आएगा और इसका ग्रुप क्या होगा, ये अपन एक पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगी, ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। फिर भी अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका 34 का क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आएगा 3d10, 3d10 के बाद में क्या होगा, 4s2 और 4p4। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है जिस भी ऑर्बिटल के अंदर, उसमें अपन क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, उसको अपन देखेंगे। तो देखिए बाहरी कोश के अंदर क्या होता है, वैलेंस शेल के अंदर कि p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसका मतलब इसके अंदर अपन और इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसका मतलब जो 34 जो एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है वो कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उसी p ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है, और वो p ऑर्बिटल से क्या हो जाएगा, p ब्लॉक। मीन्स ये जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 34 वाला, ये किस में होगा, p ब्लॉक के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आप इसकी सेल काउंट करोगे 34 की, तो 34 के अंदर जब सेल काउंट करोगे तो उससे क्या आ जाएगा, अपने पास में पीरियड आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, और फिर टोटल 32 होते हैं, ठीक है। जो फोर्थ वाला जो सेल होता है उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अपने को चाहिए कितने, टोटल 34, तो 2 8 और 18 कर दिए, तो इसमें जो भी बचेंगे वो क्या लिख देंगे, फोर्थ सेल के अंदर। अब नंबर ऑफ सेल ही किसके इक्वल होती है, पीरियड के इक्वल होती है, पीरियड के इक्वल क्या होती है, नंबर ऑफ सेल, और सेल कितनी है अपनी, 4 है, तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट हो गया, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया। तो जैसे अपने पास में फोर्थ पीरियड आ गया तो अपने पास 2 ऑप्शन तो ऐसे कैसे कट गए, पहला और तीसरा ऑप्शन। अब बचे कौन से,
सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन बचा, जिसके अंदर पीरियड क्या है, फोर्थ है। अब इसके अंदर अपने को ग्रुप कैलकुलेट करना है। तो ग्रुप कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपको मान लो कि 5th ए 6th ए इस तरीके से ग्रुप दे, या 15th 16th 18th ऐसे ग्रुप दे, तो उसमें क्या होता है, अपने को थोड़ा सा डिफरेंस करना होता है। यदि आपको 5th 6th इस तरीके के ग्रुप देंगे तो सिर्फ आपको क्या करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 2 तो एस में है और 4 किस में है, पी में। तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये 6th ग्रुप का एलिमेंट है। ग्रुप इक्वल्स टू क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यदि मान लो अपने को 6 की जगह 16 दिया हुआ होता तो अपन क्या करते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देते और वो क्या हो जाता 16। तो अपना आंसर क्या आ जाता 16। तो देखिए 6 ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इनके अंदर 3 के अंदर तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और एक ऐसी स्पीसीज होगी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, उसको अपने को क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहले तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर क्या होता है, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो स्पीसीज जिनके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, वो स्पीसीज क्या कहलाएंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप NO माइनस के अंदर काउंट करोगे तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, प्लस ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8 पे आता है, और इसका एक माइनस है, तो टोटल कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। और यदि CN माइनस के अंदर आप कैलकुलेट करोगे तो कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7 प्लस 1, टोटल कितने हो गए 14, और इसके हो गए 14, 7 प्लस 7 N2 है तो इसके ऑलरेडी 14 हो गए। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के 7 है, ऑक्सीजन के 8 हो गए, और यहाँ पे एक प्लस 1 है ऊपर, चार्ज जो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 14, प्लस 1 होगा तो वहाँ पे जो चार्ज है वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो वो चार्ज कैसा हो गया, प्लस हो जाएगा। तो देखिए 3 ऐसी स्पीसीज है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, तो वो तीनों स्पीसीज क्या कहलाएंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जबकि ये स्पीसीज क्या होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ए, NO माइनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.02 मोलल Na2SO4 सॉल्यूशन इज। तो ये जो क्वेश्चन है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आयोनिक स्ट्रेंथ का, वो देखो क्या होता है कि 1/2 समेशन MI/ZI का स्क्वायर। तो जो MI है वो है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और जो ZI है वो क्या है, अपना चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जो भी कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे Na2SO4 दिया हुआ है, तो इसको आप क्या करोगे, तोड़ोगे तो क्या होगा, 2Na प्लस SO4 -2 के अंदर ये टूटेगा। तो जैसे जितने इसके क्या है, इसके 0.02 मोल है। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, 2 × 0.02। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी ये, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 1 × 0.02। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2, 2 आयंस है तो 2 के लिए होगा। तो MI क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, तो 2 × 0.02। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखोगे, इंटू ZI का स्क्वायर, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस, ठीक है, MI × Z2 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो दूसरे जो भी आयंस है उसके लिए होगा, वो कितनी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.02 इंटू क्या हो जाएगा, ZI का स्क्वायर, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ब्रैकेट। तो 1/2 क्या हो गया, 0.04 हो गया। ठीक है, प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.08। ठीक है, 1/2 ये कितना आ गया, इंटू 0.12। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.06 m। तो जो अपनी इसकी आयनिक स्ट्रेंथ आई है, सॉरी m नहीं आएगा, जो भी इसकी आयनिक स्ट्रेंथ आई है वो कितनी आई है, 0.06।
तो आंसर क्या हो जाएगा 0.06। इसका आयनिक स्ट्रेंथ का वीडियो भी मैंने बना रखा है, वो आप देख सकते हो पीछे जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के लिए जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कौन सी होगी? तो इसका जो ग्राउंड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है आर्गन, फिर होता है 3d5 4s1, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए कि अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए कि इसकी स्टेबल मानिए, तो इसमें क्या आएगा D5 आएगा, और D5 क्या हाफ फील्ड है तो वो क्या होगी स्टेबल होगी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे भी ज़्यादा स्टेबल क्या होती है वो देखो, जैसे मान लो कि आपने क्रोमियम को क्या मान लिया +3 मान लिया, जैसे ही आपने क्रोमियम को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लिया तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा 3d3, ओके। जैसे ही D3 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो आप इसको किस में डिवाइड कर सकते हो T2g, और इजी ऑर्बिटल्स के अंदर आपने d ऑर्बिटल्स को यदि डिवाइड कर लिया तो T2g ऑर्बिटल्स होंगे वो कंप्लीट क्या होंगे हाफ फील्ड होंगे, मीन्स यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये हाफ फील्ड हो जाएंगे। जैसे ही हाफ फील्ड हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी स्टेट क्या हो जाएगी मोर स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर जो D+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी मोर स्टेबल होगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शोन N-1 D10 NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनमें से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन शो नहीं करता है? तो देखिए जिंक होता है, कैडमियम और मरकरी, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D10 NS2, मीन्स जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंप्लीट फील्ड होते हैं, ठीक है। जबकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके अंदर ये d ऑर्बिटल्स कंप्लीट फील्ड नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। और उनमें d ऑर्बिटल्स कहाँ से कहाँ तक फील हो सकते हैं 1 से 9 इलेक्ट्रॉन उनके अंदर हो सकते हैं। जैसे ही 10 हो जाएंगे तो कम्प्लीटली फुल फिल हो जाएगा, और कंप्लीट फिल हो जाएगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। तो क्या पूछा है कि इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन शो नहीं करता? तो इसमें जो AU है ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करेगा क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। बाकी के क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, वो ही शो करेंगे D10, ओके। Assuming complete ionization of CaOH2, calculate pH of 0.001 m solution of CaOH2। तो आपको दिया हुआ क्या है कि जो भी अपने को कंपाउंड दिया है उसको क्या करना है, एज्यूम करना है कि उसका आयोनाइजेशन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। मीन्स CaOH2 कंप्लीट आयोनाइज्ड होकर क्या बनाएगा Ca+2 ठीक है। अब एक OH- के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी क्या हो, इसकी टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.01, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 0.01, और इसकी 2 × 0.01, या आप क्या लिख सकते हो 2 × 1/1000, या लिख सकते हो 2 × 10⁻³ तो अपने पास में जो टोटल OH आयन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, ठीक है। अब अपन pH का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होगा POH कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये COH2 है, इसमें OH- आयन प्रेजेंट है, तो POH log OH- आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन वो कितनी है -log 2 × 10⁻³ जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो लॉग में क्या हो जाते हैं प्लस, तो -log 2 और ये प्लस log, ठीक है, 10⁻³ जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो -log 2 और ये माइनस इधर आ जाएगा तो -3 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और log 2 की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पे ब्रैकेट है। अब जैसे आप ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या होगा -log 2, और ये कैसा हो जाएगा माइनस प्लस का, तो +3 log 10 की वैल्यू 1, तो 3 × 1 = क्या हो गया 3, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है -0.3010, ये माइनस ऐसा कैसा, और log 2 की वैल्यू 0.3010 + 3, मीन्स आपको जो 3 में से यदि आप 0.3010 माइनस करोगे
तो क्या आएगा 2.699। ये अपनी POH आई है, अभी pH नहीं आई है। ये अपन गलती कर देते हैं कि अब देखो 2.699 है, इसको मतलब 2.7 आप इसको लिख सकते हो। तो ऑप्शन में भी आपको दिया हुआ है 2.7, आप आंसर फटाक से लगाओगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। अपने को निकालना क्या है, इसके अंदर pH निकालनी है। तो pH प्लस POH इक्वल्स टू क्या होता है 14, और POH की वैल्यू कितनी है, ये 2.699। तो pH प्लस क्या लिखोगे, POH की वैल्यू 2.699 इक्वल्स टू 14। तो pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 में से जब आप 2.699 को माइनस करोगे तो अपने पास में आएगा, क्या आएगा 11.301 आएगा, 11 आएगा, 11.301। जब आप 14 में से 2.699 माइनस करोगे तो क्या आएगा 11.30। तो ये अपना आंसर है 11.3, मीन्स डी इज आंसर। तो ध्यान क्या रखना है, अपन जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, जो POH निकालिए उसी को टिक कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना आयनिक स्ट्रेंथ से है। तो देखिए आयनिक स्ट्रेंथ से बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को एग्जाम्स के अंदर मिलते हैं, हर एग्जाम में आपको मिलेगा। तो वही सबसे पहले क्या करोगे, आपको जो भी कंपाउंड दिया हुआ है K2SO4 और कितना इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 2.5, ठीक है, इसका सबसे पहले आप कंप्लीट आयनाइजेशन कराओगे तो 2K प्लस क्या बनेगा SO4-2। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 2 × 2.5 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 2.5। ओके, तो देखिए आप कैसे फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करोगे। तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 MiZi का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखोगे 1/2, सबसे पहले Mi क्या है 2.5 × 2 इंटू चार्ज क्या हो जाएगा इसके ऊपर, पोटेशियम के ऊपर +1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन वो कितनी है 2.5 इंटू चार्ज क्या है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा 1/2 और ये यहाँ पे कितना आएगी 5.0। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5.0, ठीक है, फिर प्लस, और जब इसको 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आएंगे तो क्या आएगा 10.0। तो क्या हो गया 15/2 मीन्स 7.5 इज आंसर, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया B 7.5। यहाँ ऑप्शन में 0.75 नहीं है, 7.5 है, ओके। क्वेश्चन देखिए, द pH ऑफ 2 × 10⁻³ m सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो जो कंपाउंड दिया वो क्या दिया हुआ है HCl, और HCl का जब अपन कंप्लीट आयोनाइजेशन करवाते हैं तो H प्लस और Cl माइनस बनता है, ठीक है। तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है 2 × 10⁻³ m, तो H प्लस की आयंस की भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी 2 × 10⁻³ m। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को लेकर के अपने को क्या निकालनी है, इसकी pH निकालनी है, क्योंकि H प्लस आयन है इसलिए अपने को क्या निकालेंगे, सीधा सीधा pH निकालेंगे। तो माइनस लोग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस लोग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या दी हुई है 2 × 10⁻³ तो जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो माइनस लोग और मल्टीप्लाई में तो किस में हो जाएगी प्लस में, तो 2, और ये माइनस क्या लेंगे इस ब्रैकेट के बाहर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा प्लस लोग 10⁻³ ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं माइनस log 2 ये बाहर है, और जब इसको सोल्व करेंगे तो -3 log 10 हो जाएगा, तो -3 log 10। इसको देखिए अपन आगे यहाँ सोल्व करते हैं, तो जैसे -3 log 10 होगा तो इस -10 को अपन अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा log 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तो माइनस है 0.3010, प्लस का क्या है 3, जब 3 में से 0.3010 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 2.699, ठीक है। इसका मतलब अब अपने को सीधा सीधा pH पूछी है, और वो pH किसकी पूछी है, जो अपने को कंपाउंड दिया हुआ है HCl, उसके अंदर सिर्फ H प्लस आयंस अपन मेजर कर पा रहे हैं,
तो इसीलिए अपन सीधा सीधा आंसर लिख देंगे 2.699 मीन्स 2.7 के अराउंड इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो अपना आंसर क्या है, सी। तो पीएच का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो केमिकल काइनेटिक्स से है। द जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट एक्सप्रेस बाय द यूनिट, मीन जो जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट होता है के, उसकी यूनिट क्या होगी वो अपने को देखनी है। तो यूनिट अपने को कैलकुलेट करने के लिए अपने एक ट्रिक अप्लाई करते हैं, वो क्या है, मोल पर लीटर, और इसकी पावर क्या होगी 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मीन्स जीरो ऑर्डर का निकालना है तो जीरो हो जाएगा, 1 का निकालेंगे तो 1 लिख देंगे, 2 का निकालेंगे तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे अपने को कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पूछा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूछा है। तो एन इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, आप 0 लिख दोगे तो क्या आएगा, मोल पर लीटर, ठीक है, 1 माइनस 0 और सेकंड इनवर्स। इसको आप क्या लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहाँ तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड वाला। तो देखिए मोल पर लीटर पर सेकंड, और इसमें सारे के सारे पर मोल पर लीटर पर सेकंड है, इसमें लीटर पर मोल पर सेकंड है, और ये क्या है, लीटर पर मोल है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी इज आंसर। ओके।